कि राजनीति कहाँ नहीं है। राजनीति सास और बहू में है, राजनीति लहू लहू में है, राजनीति भाई भाई में है, राजनीति ऊपरी कमाई में है, राजनीति नीति और नीयत में है, राजनीति एक दूसरे की फजीहत में है, राजनीति धर्म और मजहब में है, राजनीति हमारे और सब में है, राजनीति धर्म और ईमान में है, राजनीति यहाँ और हाई कमान में है। राजनीति हमारे देश का राष्ट्रीय उद्योग है। ये जनता की आशाओं का रेत के महलों पर का अनूठा प्रयोग है। ये जनता की आशाओं पर रेत के महलों का अनूठा प्रयोग है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति की पूरे देश में धाक है, लेकिन ये फैली हुई राजनीति किसी रखे हुए परमाणु बम से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इस मुहिम के बारे में कहना चाहेंगे, बहुत अच्छी सोच है कि बदलाव तो होना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अपने आप नहीं करेंगे तो प्रकृति अपने आप कर देती है। सबसे पहले जब समाज हमारा बना है, जब हम एज मानव के रूप में यहाँ पर रह रहे हैं, तो और मानवों के साथ और भी प्रजातियाँ रहती हैं, चाहे वो हम एनिमल किंगडम एनिमल प्रजाति हो चाहे कुछ हो, सब साथ में रहते हैं। देखिए वो भी हमें संभालते हैं, हम भी उन्हें संभालते हैं। तो हम सोसाइटी की बात करें, आदमी की बात करें, तो मुद्दे जो है जीने के लिए जो पहले रोटी कपड़ा और मकान थे, तो मकान को तो थोड़ा हटा दीजिए, एक ये आवश्यकता से थोड़ा बाद में आता है। रोटी और कपड़ा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, रोटी सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमें जो है रोटी चाहिए के लिए जो है हमें रोटी के प्रबंधन पृथ्वी ने दिए हैं, रोटी की संभावनाएं पृथ्वी ने दी है। अब हमें कल्टीवेट करना है उसको। अब कल्टीवेट करने के लिए कैसे करें और बेहतर तरीके से करें, इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे करें, तो वहाँ पर राजनीति नहीं आती, राजनीतिज्ञ आते हैं जिनको हम समाज सेवी के रूप में जानें, जो कि नहीं जान रहे हैं फिलहाल, लेकिन ऐसा होना चाहिए। जो नीति नियंता कह लीजिए उन्हें अच्छे शब्द में, तो उनको ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो चिकित्सा सर्वाइवल से ही जुड़ा हुआ है, चिकित्सा प्रगति से जुड़ा हुआ है, शिक्षा। तो चिकित्सा और शिक्षा दो ऐसे हैं जो बेसिक्स हैं। इसके बाद इन चीज़ों का इंतजाम होगा तो तीसरी चीज़ होती है कि इनकी निरंतरता। उसके लिए हमें रोज़गार चाहिए। तो उसके पहले रोज़गार के पहले हमें अवसर बनाने होंगे, और साथ में शिक्षा का जो है एक गुणवत्तापरक जो है सिस्टम रखना होगा। तो और शिक्षा मतलब एक गरीब तबके तक पहुँचे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इस पर बड़ा ही साइंटिफिकली और बड़ी वैज्ञानिक सोच के साथ काम करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हास्य कवि मुकुल महान जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाह रहे हैं, और अभी चुनाव आ रहे हैं, तो जिस तरह की राजनीति पूरे प्रदेश में हो रही है, हम चाहते हैं कि आप अपने अंदाज में बताएं कि आपका क्या सोचना है उसको लेकर। देखिए, राजनीति का काम ही है कि होना, तो राजनीति हो तो रही है, लेकिन इधर मेरा मानना है कि राजनीति कुछ ज़्यादा हो रही है। राजनीति राजनीतिज्ञों को करनी चाहिए, जिसके लिए वो एक परीक्षा दे करके चयनित होते हैं। परीक्षा का नाम इलेक्शन होता है, तो उनको करनी चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ इधर पिछले कुछ वर्षों से कुछ ज़्यादा ही देख रहा हूँ कि राजनीति भी ज़्यादा हो गई है, और राजनीति में दिलचस्पी भी लोगों की बढ़ी। ये तो अच्छी बात है, दिलचस्पी होना अच्छी बात है, लेकिन राजनीति ज़्यादा हो गई है। तब मैं थोड़ा अपनी कविता के 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ राजनीति के बारे में, कि राजनीति कहाँ नहीं है। राजनीति सास और बहू में है, राजनीति लहू लहू में है, राजनीति भाई भाई में है, राजनीति ऊपरी कमाई में है, राजनीति नीति और नीयत में है, राजनीति एक दूसरे की फजीहत में है, राजनीति धर्म और मजहब में है, राजनीति हमारे और सब में है, राजनीति धर्म और ईमान में है, राजनीति यहाँ और हाई कमान में है। राजनीति हमारे देश का राष्ट्रीय उद्योग है। ये जनता की आशाओं का रेत के महलों पर का अनूठा प्रयोग है। ये जनता की आशाओं पर रेत के महलों का अनूठा प्रयोग है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति की पूरे देश में धाक है, लेकिन ये फैली हुई राजनीति किसी रखे हुए परमाणु बम से कहीं ज़्यादा खतरनाक है।
क्या बात कही है सर आपने, और ये सच बात है कि कहीं ना कहीं ये परमाणु बम का ही काम कर रही है। और आपने जिन मुद्दों के बारे में अपनी कविता में बताया कि धर्म जाति ये सब अब बन गए हैं राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा, तो हमारा चैनल बेसिकली यही चाहता है कि ये मुद्दों से हटकर हम लोग एक प्रगतिशील राजनीति की बात करें, हम लोग प्रोग्रेसिव की बात करें। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो धर्म जाति ये सब जो मुद्दे होते हैं, इनका ये राजनीति का हिस्सा कैसे बन गए हैं, इसका दोषी आप किसको मानते हैं? ये जनता है कि वो इन मुद्दों को लेके आती है, या फिर राजनीतिक पार्टियां जो उनको इन मुद्दों को लेके आते हैं और इन्हीं को हाईलाइट करते हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत स्पष्ट चीज़ है कि जब सृष्टि का सृजन हुआ होगा तो न कोई धर्म होगा, न कोई मजहब होगा, न कोई जाति होगी, और न कोई संप्रदाय होंगे, न कोई पंथ होगा। एक बड़ा शाश्वत सा प्राकृतिक चित्रण होगा इस पृथ्वी का, और वहाँ से बात शुरू होती है और धीरे 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 परिवर्तन होते होते आज हम उस मुकाम पर आकर के खड़े हो गए हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जितनी भी असंगतियाँ या विसंगतियाँ हो सकती हैं वो सब राजनीति में तो आ ही गई हैं। और राजनीति में कैसे आती हैं? वो समाज के द्वारा आती हैं, क्योंकि जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो भी समाज का ही अंग होते हैं। तो आज जो स्थिति है वो थोड़ा कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही जो है अपने मानदंड से हट करके हो गई है, क्योंकि राजनीति का काम कोई व्यापार करना तो है नहीं। राजनीति में जो लोग आते हैं एक विशेष मेधा के वो लोग होते हैं। उनका काम होता है कि अपने सफल प्रयासों से जीवन मूल्यों को स्थापित करते हुए एक अच्छा माहौल बना करके देश को जितनी भी आवश्यकताएं हैं, भाई एक हम शासन चुनते हैं, हम कोई राजनीतिज्ञ नहीं चुनते हैं, हम अपने लिए एक शासन चुनते हैं और वो शासन अच्छा हो जो सबका ध्यान रखे। चूँकि हमारे समाज में आर्थिक आधार पर देखा जाए तो काफ़ी सेक्टर्स हैं। बहुत गरीब हैं जिन्हें हम लोग अगर देखा जाए कि देश की व्यवस्था के अनुसार उन्हें हम अंत्योदय की श्रेणी में रखते हैं। एक बीपीएल हैं, बिलो पावर्टी लाइन है, जिन्हें हम पावर्टी लाइन खींची हुई इसके नीचे इनकम अगर उनकी तो वो लोग हैं। एक एपीएल हैं जिन्हें हम लोग एबव पावर्टी लाइन कहते हैं, गरीबी रेखा के ऊपर हैं। और एक रिच क्लास है और एक बहुत रिच क्लास है और एक शासक वर्ग है। तो इस कैटेगरी में पूरा समाज है हमारा। अब इसमें क्या है कि जो शासक वर्ग है उसका दायित्व तो है कि वो समाज को मतलब अपने बराबर रखने की, इसमें कोई कंपटीशन की बात नहीं है, लेकिन समाज की सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखे और समग्र रूप से एक साथ सब आगे बढ़ें। खुशहाली अंततः उद्देश्य होना चाहिए, जो आज नहीं है अभी। तो सर जैसा कि आपने बोला कि हर राजनीति समाज सेवा से बेसिकली होनी चाहिए। समाज सेवा, राजनीति के दिमाग में ये आना चाहिए कि ये समाज सेवा है, ये व्यापार नहीं है। तो सर मैं जानना चाहूँगी आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जो असल राजनीति का हिस्सा होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब समाज हमारा बना है, जब हम एज मानव के रूप में यहाँ पर रह रहे हैं, तो और मानवों के साथ और भी प्रजातियाँ रहती हैं, चाहे वो हम एनिमल किंगडम, एनिमल प्रजाति हो चाहे कुछ हो, सब साथ में रहते हैं। देखिए, वो भी हमें संभालते हैं, हम भी उन्हें संभालते हैं। तो हम सोसाइटी की बात करें, आदमी की बात करें, तो मुद्दे जो है जीने के लिए जो पहले रोटी कपड़ा और मकान थे, तो मकान को तो थोड़ा हटा दीजिए, एक ये आवश्यकता से थोड़ा बाद में आता है। रोटी और कपड़ा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, रोटी सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमें जो है रोटी चाहिए के लिए जो है हमें रोटी के प्रबंधन पृथ्वी ने दिए हैं, रोटी की संभावनाएं पृथ्वी ने दी है। अब हमें कल्टीवेट करना है उसको। अब कल्टीवेट करने के लिए कैसे करें और बेहतर तरीके से करें, इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे करें, तो वहाँ पर राजनीति नहीं आती, राजनीतिज्ञ आते हैं जिनको हम समाज सेवी के रूप में जानें, जो कि नहीं जान रहे हैं फिलहाल, लेकिन ऐसा होना चाहिए। राजनीतिज्ञ जो नीति नियंता कह लीजिए उन्हें अच्छे शब्द में, तो उनको ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो चिकित्सा, सर्वाइवल से ही जुड़ा हुआ है, चिकित्सा प्रगति से जुड़ा हुआ है, शिक्षा। तो चिकित्सा और शिक्षा दो ऐसे हैं जो बेसिक्स हैं। इसके बाद इन चीज़ों का इंतजाम होगा तो तीसरी चीज़ होती है कि इनकी निरंतरता। उसके लिए हमें रोज़गार चाहिए, तो उसके पहले, रोज़गार के पहले हमें अवसर बनाने होंगे और साथ में शिक्षा का जो है एक गुणवत्तापरक जो है सिस्टम रखना होगा।
तो और शिक्षा मतलब एक गरीब तबके तक पहुँचे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इस पर बड़ा ही साइंटिफिकली और बड़े वैज्ञानिक सोच के साथ काम करना पड़ता है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम जो राजनीतिज्ञ चुने, जो जिनको हम समाज सेवी कह रहे हैं, तो वो कम से कम उस स्तर के हों कि इन चीज़ों की नॉलेज हो, उनको ज्ञान हो। जैसे अब कोई चिकित्सा का जो काम करना है तो उसमें अगर चिकित्सा का ज्ञान नहीं होगा राजनीतिक को, क्योंकि पॉलिसी वहीं से शुरू होती है, इसमें जनता का दोष नहीं है, पॉलिसी ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक आती है, तो उनको उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। टेक्निकल अब जैसे रेल की है या हवाई जहाज़ हैं, इनमें कुछ टेक्निकल नॉलेज का ही इसमें जो है नेतृत्व होना चाहिए, जिससे कि वो उस चीज़ को अच्छी तरीके से ज़मीन पर उतार सकें, हकीकत में ढाल सकें उस चीज़ को। तो ये चीज़ थोड़ी बेहतर होती जाती है, लेकिन अभी भी जो है हमको लगता है कि 50% अभी काम बाकी है इसमें। सर, जैसे आपने क्राइटेरिया की बात की कि जैसे एक टेक्निकल फील्ड है तो उसका एक अपना एक परीक्षा होती है, एक क्राइटेरिया होता है, उसको पार करके वो एक टेक्नोलॉजी में जुड़ता है एक आदमी। तो ऐसे ही राजनीति में हम देखते हैं कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनका कोई एक एग्ज़ाम नहीं होता या उनकी कोई भी मतलब वो इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो क्या यही एक आप रीज़न मानते हैं कि जो पढ़ा लिखा समाज है आज भी, वो राजनीति से कहीं अपने आप को एक दूरी बना के रखा हुआ है? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो है कि उनकी परीक्षा तो होती है, क्योंकि जो इलेक्शन होता है यह परीक्षा है उनकी। अब बाकायदा परीक्षा, वो चुनाव आता है, वो खड़े होते हैं, कितने लोग खड़े होते हैं, एक कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उससे 20, 25, 50 लोग खड़े होते हैं, वो समझ लीजिए अभ्यर्थी हैं, दे आर द स्टूडेंट्स, और हम परीक्षक हैं, जनता, हमको चुनना है उन्हें। अब यहाँ पर जनता का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो ऐसे विद्यार्थी को चुने जिन्हें हम आगे चल कर के नेता कहेंगे, अपना नेतृत्व देंगे, अपना जो है अपना भविष्य उनके हवाले कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी प्रगति के लिए चिंतित भी रहे, काम भी करे, प्रयास करे, और प्रयास क्या करे बल्कि भगीरथ बन जाए उसके लिए कि नई गंगाएं लानी होती हैं प्रगति की, तो उनको कैसे लाएंगे, तो इस तरह का अभ्यर्थी चुने। लेकिन सिस्टम बदल गया है। आप अगला प्रश्न इसमें यह भी हमसे पूछ सकती हैं, तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अब माहौल थोड़ा बदल गया। क्या होता है कि ज़िंदगी में जब थोड़ी सी जो है हमारे पास जो है सुविधाएं हो जाती हैं और खुशहाली हो जाती है, तो हम आवश्यकताओं से इतर हट करके सोचने लगते हैं। अब आजकल, पहले राजनीति थे, स्वतंत्रता मिली, बहुत सारे जो है क्रांतिकारियों ने नेतृत्व जो रहा, वो चाहे गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, पटेल हों, बहुत सारे हैं, नाम तो लेना इतना संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद का दौर जो है अब इन वर्तमान के नेतृत्व पर आ गया है। तो उनको चाहिए, अब वो वाली स्थितियाँ नहीं है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन करें। अब तो आपको स्वतंत्रता मिल गई है, तो आप प्रगति की बात कीजिए। तो इसलिए जो है प्रगति के लिए जो है प्रगति के कारक जो हैं उनके साथ ही चलना पड़ेगा। और जनता को मैं थोड़ा इसलिए दोषी मानता हूँ, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि जनता जो है जाति में बट गई, धर्म में बट गई, मजहब में बट गई, मुद्दों से खुद ही जनता भटक गई। जब आप अपना नेतृत्व चुन रहे हैं, आप एक ऐसा स्टूडेंट, ऐसा मेरिटोरियस स्टूडेंट चुन रहे हैं चुनाव के माध्यम से, तो आप सर्वाधिक अच्छा व्यक्ति चुनिए, उत्कृष्टतम चुनिए, जिससे कि अब वो उससे आपको सेवा लेनी है। और उसको क्या, आप उसको क्या देंगे? आपने तो उसको जो है एक नेतृत्व दे दिया, आपने तो उसको अपनी ज़िंदगी दे दी, अपना भविष्य दे दिया है उसको। तो उससे जो ऐसा चुनिए कि जो कि आपकी मनोभावनाओं को समझे, आपकी प्रगति का आधार बन सके और बिना कहे भी आपकी बात समझ सके। ये नहीं कि आप बिना कहे, मतलब हमारा यह है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए आंदोलन करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं और एप्लीकेशन लिए ऑफिसों में भाग रहे हैं कि ये नाली टूट गई, वो सड़क टूट गई। ये जब कहना ही ना पड़े, तो ऐसा नेतृत्व चुनना चाहिए। और ऐसा नेतृत्व है, लेकिन चुन करके कई बार नहीं आ पाता, कई बार आ पाता है। जैसे अब हम विधानसभा चुनाव में अगर आए, तो क्या देखा क्या जा रहा है कि मैंने आपकी एक कविता पढ़ी थी जिसमें आपने बताया गया कि किस तरह से एक पार्टी से बदल के दूसरी पार्टी में कोई जा रहा है, उससे रिलेटेड वो कविता थी।
तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो राजनेता अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, फिर वो उन लोगों पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि ये पार्टी ये नेतृत्व नहीं करती है, उनका साथ नहीं देती है, तो इस तरह की जो ये राजनीति हो रही है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में हमारा स्पष्ट मानना है, क्योंकि हम कवि हैं, हमें सत्य बोलना है, तो राजनीति में गिरावट आ गई है। और राजनीति में गिरावट क्यों आई है? क्योंकि अवसरवादिता आ गई लोगों को। अच्छा, आप देखिए कि कोई नेता बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है भाई? जब उसमें बहुत ज़्यादा देखा जाए तो फेयर तरीके से उसमें कोई ऐसा पैसा तो है नहीं, एक सैलरी है, एक नौकरी है, बल्कि वो सत्ता कर्मी उनको कह लिया जाए कि वो सत्ता कर्मी है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी होता है, वैसे वो सत्ता कर्मी है, उनका काम सत्ता का क्रियान्वयन करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए इतना क्रेज़ क्यों है? क्यों हर कोई नेता बनना चाहता है आखिर? तो इसके पीछे फिर ये होता है कि कोई ना कोई बड़ा फ़ायदा है क्या भाई? आदमी या तो अपना आभा मंडल देखना चाहता है, सेलिब्रिटी होना चाहता है, हाँ, या सही में समाज सेवा करना चाहता है। भावना क्या है उसकी? जिसको हमने नेतृत्व दिया है उसकी भावना क्या है? अब इतने लोग, अचानक हज़ारों लोग जो है राजनीति की तरफ आने लगे हैं, नेतृत्व के लिए आने लगे हैं, तो उनको ऐसा क्या दिखा? उनको दिखा, उसमें से 50% लोगों को दिखा फ़ायदा फाइनेंशियल भी, फ़ायदा अपने को जो है स्थापित करने का भी। क्योंकि आदमी देखो, ये बहुत स्वाभाविक भावना है कि हम जो है नेक्स्ट टू गॉड होकर के जो है लोगों को दिखें। तो ये जब भावना आ जाती है तो आदमी को जो है हर फील्ड में, चाहे कोई फील्ड हो, तो वो ऊपर उठना चाहता है एन केन प्रकारेण, और फिर उसके बाद ऊपर उठते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो अपेक्षित फ़ायदे हैं उनका भी लाभ उठाना चाहता है। अब देखिए, दल बदल की आपने बात करी, दल बदलने के पीछे मानसिकता क्या हो सकती है? एक तो ये होते है कि हमको अच्छा काम करने के अवसर एक पर्टिकुलर पार्टी जिसमें वो है नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए दल बदले। तो यहाँ तक तो सही है, ठीक है। दूसरी चीज़, उसकी विचारधारा जो है वो मैच नहीं कर रही है, इसलिए बदल दिए। तो विचारधारा पहले कैसे मैच कर रही थी भाई? कोई आप बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को एक ग्राउंड लेवल पर देख लिया जाता है। उसके बावजूद जो दल बदल हो रहे हैं उसके पीछे सीधे सीधे जो है अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, अपने को बने रहना उस क्षेत्र में एन केन प्रकारेण, कैसे भी हो, चाहे पार्टी कोई हो, पार्टी से उनको मतलब नहीं है, उनको होने से मतलब है कि हम जो एक कुर्सी है जिसके लिए वो बने हैं, तो वो वहाँ तक पहुँचना है उनको, फिर पार्टी माने नहीं रखती है। इसी पर मुझे एक कविता याद आ रही है, तो मैं वो सुनाना चाहता हूँ कि हमसे दल बदल जैसे बहुत, जैसे अचानक जब इलेक्शन आते हैं तभी दल बदल क्यों होता है, ये आज तक हम नहीं समझ पाए। आखिर बीच में क्यों नहीं, या प्रारंभिक 1 साल में क्यों नहीं? तब ये कहना चाहता हूँ कि एक मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों होता है, इतना भारी दल बदल, इतना तेज़ी से दल बदल, इतना भागम भाग कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। कुछ तो नेता ऐसे भी हैं जिनके लिए कोई पार्टी छूटी ही नहीं है, वो हर पार्टी में रह चुके हैं। तब जो है एक छोटी सी कविता रखता हूँ कि हमें एक नेताजी टकराए, हमने उनसे 3 प्रश्न उठाए। पहला प्रश्न कि नेताजी, आपने आखिरी बार दल कब बदला था? वो बोले, सुबह जब मॉर्निंग वॉक पर निकला था। अब देखिए एक रूटीन वर्क, सुबह जब मॉर्निंग वॉक में निकला था। हमने दूसरी जिज्ञासा जताई, आपको बेतहाशा दल बदलने की प्रेरणा कहाँ से आई? वो बोले, महोदय, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। अब अच्छा, पहले प्रकृति का नियम था जो हम लोग सुनते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन अब ये चरित्र का नियम हो गया है। परिवर्तन तो अब चरित्र के परिवर्तन का नियम है। और हमने तीसरा प्रश्न उठाया जिस पर नेताजी झूल गए। हमने तीसरा प्रश्न उठाया कि महोदय, आपने पार्टी का नाम नहीं बताया। इस प्रश्न पर नेताजी झूल गए, बोले, यार पार्टी का नाम तो पूछना ही भूल गए। अब देखो, जब तेज़ी से स्पीड से करोगे तो पार्टी का नाम ही नहीं पूछोगे, तो इससे पता चल जाता है कि आपका उद्देश्य पार्टी नहीं है, आपका उद्देश्य राजनीति नहीं है, आपका उद्देश्य एन के प्रकारण आना है। तो ये गिरावट है।
तो सर आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम इस गिरावट को मतलब हटा सकते हैं? आप जनता को हमारे इस मन से कैसे समझाना चाहेंगे कि वो इन सब चीज़ों से दूर हटकर जो उनके असल मुद्दे हैं जिससे उनको प्रोग्रेस हो, ये कौन से मुद्दे इस मन से आप बताना क्या चाहेंगे जनता को? देखिए, इसका बहुत सीधा सा जो है, सीधा सा समाधान है और सीधा सा जवाब है कि देश तो बहुत बड़ा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, देश बड़ा है, प्रलम्ब है, अच्छी बात है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, हमें इस बात पर गर्व है। हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, इस बात पर भी हमें इसलिए गर्व होना चाहिए कि हमारे पास वर्कर्स, जनता जिसको हम कहते हैं, दे आर वर्कर्स, वो प्रोग्रेसिव वे ऑफ थिंकिंग उनकी जब होती है तो हम ज़्यादा जनसंख्या को जो है एक स्किल्ड उसमें लगा देते हैं, वर्क ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो हम बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। तो ये हमारी विशेषताएं होनी चाहिए, ये हमारी निगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए जो अक्सर बहाना बनाते हैं, अरे हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए कोई भी योजना लाओ तो वो सफल नहीं होती है। अरे जनसंख्या ज़्यादा है तो वो जनसंख्या हमारी ताकत भी तो है। अब एक मकान में अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं, अगर 100 आदमी लगा दिए जाएंगे तो जो 10 आदमी जो है 3 साल में बनाएंगे उस मकान को, तो 100 आदमी मिल करके उसको जो है वो एक ही साल में बना डालेंगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना डालेंगे। तो जनसंख्या को एक पॉजिटिव उसमें लेना चाहिए, ज़्यादा जनसंख्या को। और दूसरी चीज़ जो है कि जनता से भी कहना चाहता हूँ कि वो अपने क्षेत्रीय जहाँ वो रहते हैं उस आधार पर अपने क्षेत्रीय व्यक्ति को चुने जिसको कि आप जानते हैं। अच्छा, आपकी समस्याएं क्षेत्र की होती हैं, आपकी समस्याएं जो देखिए, नेतृत्व भी कई भागों में बटा है। जैसे क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं तो वहाँ सड़क भी है, पार्क है, बिजली है, पानी है, रहन सहन है। इन सब चीज़ों की सुविधाओं के लिए आपको जो है क्षेत्रीय नेतृत्व अच्छा चुनना पड़ेगा। और क्षेत्र में रह करके जनता जानती है कि ये व्यक्ति कर्मठ है, ये व्यक्ति जुझारू है, ये व्यक्ति हिम्मती है, ये व्यक्ति डेडिकेटेड है पब्लिक के लिए, तो उसको चुनें, ना कि धर्म और मजहब लाए बीच में, ना कि पार्टी देखें। सबसे पहले जो आप देखें कि व्यक्ति कैसा है। जब हम व्यक्ति देखने लगेंगे, पार्टी को किनारे कर देंगे, तो अच्छे लोग जो है चुन करके आएंगे। अच्छा, और ये तो हो गए क्षेत्र, अपने क्षेत्रीय व्यक्ति को चुना। उसके बाद आपके जो बड़े मुद्दे होते हैं उनके लिए जो है अलग से जो है संबंधित विभाग होते हैं, उनके मंत्री होते हैं, वो किसी न किसी क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो जब हर व्यक्ति अपने देश के, अपने क्षेत्र के आदर्श व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को चुनेगा, तो वो सक्षम व्यक्ति होंगे और वो जिस भी पोर्टफोलियो में होंगे तो अच्छा काम करेंगे। सर, जाते जाते बस मैं एक यही सवाल पूछना चाहूँगी कि जो आईपा द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है कि हम अब राजनीति का चेहरा बदलना चाहते हैं, सोच बदलना चाहते हैं, तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मुहिम के बारे में कहना चाहेंगे, बहुत अच्छी सोच है कि बदलाव तो होना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अपने आप नहीं करेंगे तो प्रकृति अपने आप कर देती है। जो माल्थस का सिद्धांत है कि अगर हम स्वयं कुछ भी कंट्रोल नहीं करेंगे, चाहे वो जनसंख्या हो चाहे कुछ हो, तो वो प्रकृति अपने आप कंट्रोल कर लेती है। उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार करना क्या पड़ता है, उसके लिए प्रकृति अपने आप करेगी तो भुगतना पड़ता है। इसलिए पहले से ही अलर्ट रहें। और राजनीति जो पहले जैसे एक समय था कि राजनीति करने वाले ही करते थे, अब चूँकि समय बदल गया है, अब वैसा नहीं रहा है। तो जब नहीं रहा है तो हमें उसी हिसाब से खुद को बदलना पड़ेगा और हमें जागरूक होकर के, बहुत विजिलेंट होकर के जो है नेतृत्व को भी आकलित करना पड़ेगा और खुद को भी जागरूक करना पड़ेगा। हम खाली हाथ पर हाथ धरे और अपेक्षा करें किसी से कि वो आएंगे कर जाएंगे, तो उस तरह से तो भारतवर्ष में पहले बहुत सारी आक्रांता आए, लूट करके चले गए हैं कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। देखिए, कोई ईश्वर ने आपको बनाया है तो आपको समर्थ बनाया है कि आप गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप अपनी सहायता खुद नहीं करेंगे तो ईश्वर भी सहायता नहीं करेगा। इसलिए हर व्यक्ति जागरूक हो, अच्छा नेतृत्व चुने और पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएँ। जैसा कि इधर देखा गया कि आ रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है, पढ़े लिखे लोग आए साइन में और राजनीति को
इस तरह से न देखें कि अरे राजनीति में, हाँ, जैसे बहुत लोगों से आप पूछे तो मुझे राजनीति में नहीं जाना है, मुझे राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। भाई क्यों नहीं दिलचस्पी है, क्यों नहीं राजनीति में जाना है? वो कहीं आसमान से उतरी थोड़ी है। आपकी ज़िंदगी का को बनाती बिगाड़ती है जो चीज़, उसके लिए आप जागरूक नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो व्यक्ति जो उदासीन रहते हैं, जो तटस्थ रहते हैं, वह देश के लिए बहुत घातक हैं। उनको राजनीति के प्रति भी भले राजनीति में न जाए, राजनीति के प्रति जागरूक रहें, अपने प्रति जागरूक रहें, सिस्टम के प्रति जागरूक रहें। जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है। और जो तटस्थ होते हैं वो कहीं न कहीं देश को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जागरूक मैं सबसे आह्वान करता हूं, विनती करता हूं कि थोड़ा आँख खोल करके जिए और देखिए और सक्रिय रहिए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। जब आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने अपने अधिकारों के प्रति सचेत रह करके सारे सचेत रहेंगे तो देश प्रगति करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे मुकुल महान जी, जिन्होंने बताया कि राजनीति का चेहरा किस तरह से हम लोग बदल सकते हैं, कि अपने आप को हम लोग को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।